नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अब तक हम जिन प्रकरण पर चर्चा कर चुके हैं वो है भाषा। भाषा में हिंदी भाषा के साथ साथ देवनागरी लिपि। उसके बाद हमने चर्चा की वर्णों पर कि वर्ण क्या है। फिर हमने वर्णमाला पर चर्चा की और उसके साथ साथ वर्णमाला के साथ साथ हमने चर्चा की वर्ण के भेद पर, स्वर और व्यंजन के। स्वर कितने? स्वर 11। व्यंजन कितने? मूल व्यंजन हमारे 33। कुल वर्णों की संख्या अगर हमसे पूछा जाए कुल मूल वर्ण कितने, तो मूल वर्ण है हमारे 35। ये है 11 स्वर और 33 व्यंजन। कुल कितने हुए? 44। मूल वर्ण हमारे हैं 44 और कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्णों की संख्या है हमारी 52। 52 में क्या क्या जुड़ जाता है? 52 में जुड़ जाता है उच्छिष्ट व्यंजन, 52 में जुड़ जाता है संयुक्त व्यंजन, ये जुड़कर ताड़नजात व्यंजन। ये जब जुड़ जाते हैं तो इनकी संख्या हमारी हो जाती है, कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 और मानक वर्णों की संख्या 4 वर्ण आगत व्यंजन, 3 आगत व्यंजन और 1 आगत स्वर। आगत का मतलब आया हुआ, मतलब अरबी और फारसी भाषा से लिए हुए जो व्यंजन हैं उनको जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे मानक वर्ण हो जाते हैं। हिंदी भाषा में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 56। ये तीनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अब केवल ध्यान ये रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। मानक वर्णों की संख्या पूछी गई है कि कुल वर्णों की संख्या पूछी गई है कि मूल वर्णों की संख्या पूछी गई है। अब हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे वो है मात्रा। जब हम स्वर पढ़ चुके, व्यंजन पढ़ चुके, अर्थात हम वर्णमाला पढ़ चुके, अब हम शब्द निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे और शब्द निर्माण में स्वर और व्यंजन के साथ साथ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह है मात्रा। वह इकाई हमारी है मात्रा। तो आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करेंगे, जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे, वह बिंदु है मात्राएं। क्या है? मात्राएं। अब प्रश्न उठता है मात्राएं क्या होती हैं? ये वाला कौन सी है? तो उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। अब कालमान से क्या तात्पर्य है? ये शब्द आ गया कि कालमान। अब कालमान क्या है? कालमान का अर्थ है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। किसी वर्ण के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसे कालमान या ये क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं मात्रा। जो समय लगता है वर्णों के उच्चारण में वह क्या है? वह है मात्रा। और क्या कहेंगे? मात्राएं स्वरों का प्रतिनिधि होती हैं। स्वरों का प्रतिनिधि रूप होती हैं। किसका? वर्णों का नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्वरों का। व्यंजन लिखे ही जाएंगे लेकिन जो स्वर हैं ये मात्राओं के माध्यम से उस पर दर्ज किए जाएंगे। जो मात्राएं हैं वे स्वरों का प्रतिनिधि रूप हैं। जैसे किसी मीटिंग में लोग जो खुद नहीं जाते तो अपने स्थान पर जिस व्यक्ति को भेजते हैं उसे कहकर भेजते हैं कि यह मेरा प्रतिनिधि है, वैसे व्यंजनों के साथ जब स्वरों को लगाया जाता है तो स्वरों को ना लिखकर हम मात्रा लगा देते हैं और कहा जाएगा कि यह मात्रा जो है वो स्वरों का प्रतिनिधि रूप है। अब देखिए मात्राओं की संख्या है 10। अब आप कहेंगे स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10। वो इसलिए है क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती। इस आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी 10 स्वरों के अपनी मात्राएं होती हैं। अब देखिए कैसे? जैसे आ ये मात्रा, छोटी ई जिसे कहेंगे ये,
ई, ये उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए पर एक मात्रा ऊपर लगेगी, ऐ पर दो। उसी हिसाब से ओ पर एक और खड़ी पाई के साथ, और औ पर खड़ी पाई के साथ दो मात्राएं ऊपर को लगेंगी। अब फिर ध्यान दीजिएगा, यहां से समझ लीजिए, यहीं से, कि जिन वर्णों का उच्चारण लघु होता है उन वर्णों पर जो मात्राएं लग रही हैं वो छोटे लग रही हैं। जैसे ये ई, उ, ये लग रहा है आ की कोई मात्रा नहीं, सब में लगा ही है, री भी इसी में है। और जिनका उच्चारण दीर्घ होना है उसमें ये मात्राएं लग रही हैं। आपने पढ़ा है ना, हर्ष स्वर और लघु दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर को ही कहते हैं लघु स्वर। अब लघु स्वर कौन कौन से हैं? लघु स्वर है आ, ई, उ और री। अब आ की मात्रा होती ही नहीं है, ई, उ, री, ये मात्राएं लघु स्वर। और दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर की जो मात्राएं हैं वो कौन कौन सी हैं? आ, कौन कौन शब्द आएंगे इसमें? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये इनकी मात्राएं हैं। कौन कौन सी? ये ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये मात्राएं 7 दीर्घ स्वरों की मात्राएं हैं और 3 लघु स्वर की मात्राएं हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। इस तरीके से हमने जाना कि किन स्वरों की कौन सी मात्राएं होती हैं और मात्राओं का क्या अर्थ होता है, उनकी क्या परिभाषा है, कैसे हम जानेंगे कि मात्रा क्या है, मात्राएं किसका प्रतिनिधि रूप होती हैं। और हम देखेंगे कि वर्णों को आधा कैसे लिखते हैं, क्योंकि शब्द निर्माण में यह भी जरूरी है। शब्द निर्माण से पहले आप जान जाइए कि वर्णों को अगर हमें आधा लिखना हुआ तो कैसे लिखे जाएंगे। किन वर्णों को आधा लिखने के 6 नियम हैं, जिन पर हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। अब उसका पहला नियम है, देखिए, वर्णों को आधा लिखने का नियम। इसका पहला नियम है, वे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है। अब आप जान गए हैं खड़ी पाई क्या होता है, पिछली कक्षा में इस पर चर्चा हुई थी। यह है हमारी खड़ी पाई, इसे कहा जाएगा खड़ी पाई। और इसे कहा जाता है शिरोरेखा। शिरोरेखा मतलब शीर्ष की रेखा, शिरोरेखा शीर्ष की रेखा, यह है खड़ी पाई। अब कह रहा है कि वे वर्ण जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे खड़ी पाई के पहले ही शुरू होकर पूर्ण भी हो जाते हैं, ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग खड़ी पाई के साथ होता है और उस खड़ी पाई से पहले ही शुरू होंगे और पूर्ण भी हो जाएंगे। जैसे, अब देखिए कौन कौन से, जैसे खा, ये देखिए खड़ी पाई है, खड़ी पाई के पहले ही यहां से शुरू हुए और यहां आकर इनका पूर्णता भी प्राप्त हो गई। गा, देखिए ये खड़ी पाई, उसके पहले ये घा, ये पूर्ण हो जा रहे हैं ना उसके पहले। ऐसे ही चा, जा, झा, या, रा, ता, था, ये धा, ना, पा, बा, भा, मा, या, रा, नहीं रा नहीं, या, ला, वा, सा। ये है, इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 22। इनकी कुल संख्या है 22। ये ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई से पहले शुरू होते हैं और उसके पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। जब हम इनको आधा लिखते हैं तो क्या करते हैं कि खड़ी पाई हटा देते हैं। इनको आधा लिखने के लिए हम खड़ी पाई हटा देते हैं और आधा जो रूप होता है खड़ी पाई के पहले वाला उसको लिख लेते हैं। जैसे देखिए, गा का आधा क्या हो गया? गा को आधा हम ऐसे लिखेंगे। अब इससे क्या बन गया? ऐसे ग्वाला, ग्लानि, और क्या बन सकता है? ग्वार बन जाएगा।
फिर देखिए जैसे चा, चा का आधा कैसे लिखा गया, चा का आधा ये खड़ी पाई के पहले वाला भाग केवल लिख लिया जाएगा। ऐसे तुच्छ, गुच्छा दोनों में आ जाएगा। तुच्छ और गुच्छा अलग अलग एग्जाम्पल और भी हैं। जैसे सा को आधा कैसे लिखा गया, ऐसे, जैसे स्वाद, मस्त, स्कूल, और लिख सकते हैं बस्ता, बस्ती, ठीक, लिख दिया गया ना कि देखिए खड़ी पाई के पहले वाला भाग लिख दिया गया, बाकी भाग हमने खड़ी पाई को हमने छोड़ दिया। बस इसका आधा लिखने का, इन 22 वर्णों को लिखने का आधा लिखने का तरीका हमारा ये है। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है वे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार कर बाहर जाते हैं, जो खड़ी पाई को पार कर बाहर जाते हैं। पहले व्यंजन, पहले नियम में क्या था कि खड़ी पाई के पहले ही शुरू होकर और पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। दूसरा नियम है कि वे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार करके बाहर जाते हैं, उन्हें आधा करते समय खड़ी पाई के बाहर वाला भाग, खड़ी पाई के बाहर वाले भाग को आधा काट देते हैं। खड़ी पाई के बाहर वाले भाग को आधा हटा देते हैं। अब इनकी संख्या केवल 2, इनकी संख्या केवल 2, का और फा, का और फा। अब जब हमें का और फा को आधा करना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं, का, क्या हटा दिया इसमें, ये का था, हमने ये वाला हिस्सा काट दिया, केवल ये इतना हिस्सा रहने दिया। और फा, फा को जो हम आधा लिखे तो हम क्या किए, जो नीचे आने वाला भाग था उसको हमने काट दिया वहां। देखिए उदाहरण इसका, जैसे का आधा भाग, का आधा भाग, ये देखिए कैसे आधा का कैसे लिखा गया है। अगर इसी को हम वैसे लिखते तो हम लिखते स्वर रहित का के लिए हम ऐसे लिखते, ये वही लिखा गया है। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब क्या से हम क्या लिखे, क्यारी, क्यों, क्या, और भी शब्द बन जाएंगे। क्या बनेगा, कोई भी शब्द, क्योंकि, क्या हो जाएगा, क्योंकि। अब फा का आधा कैसे करेंगे, जब हम फा का आधा करेंगे तो ऐसे देखिए, जो खड़ी पाई के बाहर भाग जाता है उसका आधा भाग, मतलब जो नीचे भाग झुकता है उसको हम हटा दिए, क्या हो गया, मुफ्त। देख लीजिए, दफ्तर, ये भी हो गया, दफ्तरी, दफ्तर में काम करने वाला, दफ्तरी, ये भी हो गया। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा लुफ्त। सब में देखिए जब भी हमें आधा फा लगाना होगा हम उसका प्रयोग ऐसे करेंगे। और देखिए आगे तीसरा नियम। अब तक आपने देखा कि 22 वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई के पहले ही शुरू होकर पहले ही पूर्ण हो जाते हैं। 2 वर्ण ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। अब तीसरे नियम में देखिए, तीसरा नियम है, तीसरा नियम हमारा है कि रा को अगर छोड़ दें, रा को अगर हम छोड़ दें तो जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता, तो अगर उनमें रा को छोड़ दें तो जो भी वर्ण हैं जब हम उनको आधा लिखते हैं तो उनके नीचे हलंत लगा देते हैं। उनके नीचे हम क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं।
जैसे देख लीजिए, रा को अगर छोड़ दिया जाए तो खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, उनको आधा लिखने के लिए हम उनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का? हल चिन्ह का। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। संख्याओं पर ध्यान दिए रहिएगा। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। कौन कौन सा? जैसे अंगा, मान लीजिए इसको हटा ही दीजिए, तब भी कोई नहीं। छा, टा, ठा, डा, ढा, दा और हा। कैसे आधा लिखेंगे? टा का आधा कैसे लिखे? टा के नीचे हलंत लगा दिया गया है। मिट्टी, लट्टू, खट्टी या खट्टा ही कह दीजिए, खट्टा, दुपट्टा। आधा टा का प्रयोग ऐसे हो रहा है। फिर डा, अगर डा शब्द आ गया तो डा के लिए डा के नीचे हलंत लग गया, जैसे गुड्डू, लड्डू और बड्डू, या आप कहिए कबड्डी। क्या हो गया? कबड्डी। और भी कोई शब्द, कोई भी एक शब्द ले लीजिए। जैसे जब हम लिखते हैं आह्वान, यहां ही कर देते हैं, यहां पर वाह पूरा रहता है, हा का इसमें रहता है कि हम अलग से इसको लिखते हैं कि इसी हा में ये हम वाह बना देते हैं ऐसे। अब यहां ये ध्यान दीजिए रहिएगा, आह्वान में हा आधा है, वाह आधा नहीं है, हा आधा है। ऐसे ही रा का भी अपना मामला है। जितने भी होंगे, अगर अभी हम इसे अलग अलग लिखते तो हम ऐसे लिखते आह्वान। जैसे विद्या अगर लिखा है तो विद्या ऐसे लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये विद्या हो गया। जो मैं बताने वाला था कि दा के नीचे हलंत कैसे लगता है, दा के नीचे हलंत ऐसे लगता है, ये विद्या हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये विद्या सही है। और आमतौर पर हम विद्या कैसे लिखते हैं? आमतौर पर हम ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर दा को हम आधे वर्ण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब चौथे नियम में देखिए, चौथा नियम है लुंठित वर्ण रा। रा को और क्या कहेंगे? रा को एक तो कहते हैं लुंठित वर्ण, एक और इसी को कहते हैं प्रकंपित वर्ण। क्या कहते हैं इसको? प्रकंपित वर्ण। अब जब हम प्रकंपित वर्ण को आधा लिखते हैं तो इसके नियमों की संख्या एक से ज्यादा है। अब देखिए कौन कौन से। जैसे पहला नियम, व्यंजनों के ऊपर हम रेफ लगा देते हैं। आधा लिखने का तो केवल एक ही है, लेकिन आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि रा 2 प्रकार से आधा लिखा जाता है। रा 2 प्रकार से आधा नहीं लिखा जाता है। रा ऐसे ही आधा लिखा जाता है कि जो भी व्यंजन होगा, अगर हमें उस रा का आधा लिखना है तो हम व्यंजनों के ऊपर रेफ चिन्ह लगाते हैं। क्या कहा जाएगा? रेफ चिन्ह लगाते हैं। अब रेफ चिन्ह कैसे लगता है? ऐसे, जैसे रा को आधा लिखना हुआ मर्द, दा के ऊपर लग गया दर्पण, ऐसे लग गया तर्पण, ऐसे लग गया बर्तन। जिस वर्ण के पहले रा का उच्चारण होगा उसी वर्ण पर रेफ चिन्ह लगेगा, उसी वर्ण पर रा आधा लगेगा। जैसे बर्तन तो ता पर लगा, तर्पण तरपण तो पा पर लग गया, मर्द अब जान ही गए, मर्द तो दा पर लग गया। अब देखिए आगे, सबसे खास नियम, इसका सबसे ज्यादा जरूरी नियम, जिसे लोग समझते नहीं हैं, बहुत लोग नहीं जान पाते कि इनमें आधा कौन सा है। जैसे उनको कहना हुआ प्रकाश तो कहेंगे पा में आधा रा। वो लोग नहीं जानते कि प्रकाश में पा में आधा रा नहीं होता है, बल्कि पा आधा होता है और रा पूरा होता है। देखिए, खड़ी पाई के आधे वर्णों,
खड़ी पाई के आधे वर्णों के साथ पूरा रा, रा क्या लग रहा है? पूरा, और वर्ण क्या है? आधे लगाने पर हम ऐसे लिखते हैं, ये देख लीजिए कैसे। अब इसमें ये जो लगा है ये पूरा है, जो शब्द लगे, जो और वर्ण है वो आधे हैं। जैसे देखिए ये आधा पा है, इसके साथ पूरा रा लग गया, क्या हो गया? प्रा। क्या हो गया? प्रा। शब्द क्या बना? प्रकाश, प्रहार, प्राण। प्राण में भी यही हाल है। और क्या हो सकता है? प्रांजल। क्या हो गया? प्रांजल। प्राची, प्राची माने पूरब, ये भी जानते रहिए। प्राची का अर्थ क्या है? पूरब दिशा। का के साथ, अब देखिए आधा का है, इसके साथ जब पूरा रा लगता है तो क्रा हो जाता है। ऐसे लोग कहेंगे का में आधा रा लगाओ, का में आधा रा नहीं लगता, का आधा होता है, रा पूरा होता है। कैसे? क्रय, क्रम, क्रंदन। क्या हो गया? कंदन। क्रिया, क्या हो गया? क्रिया। इसमें क्या है? इसमें का आधा है, रा पूरा है। और लोगों को यही भ्रम रह जाता है कि ऐसे वर्णों में रा आधा होता है और ये वर्ण पूरे होते हैं। ये एकदम गलत है। इसमें ये वर्ण आधे होते हैं और रा पूरा होता है। इस भ्रम को दूर कर लीजिए आज कि कहां रा आधा होता है और कहां रा पूरा होता है। अब आगे देखिए छठवां नियम। रा के 3 नियम है, मैंने बताया था ना, एक से ज्यादा नियम है। अब पहले नियम ये था कि रा आधा लगा, रा आधा लगा। उसके बाद के जो 2 नियम हैं उसमें वर्ण आधे हैं, रा पूरा लग रहा है। एक नियम आपने देखा कि जो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं उनके साथ जो अगर वो आधे हैं और हमें उनके साथ अगर पूरा रा लगाना है तो ऐसे लगते हैं। आप किसी भी और दे सकते हैं, जैसे सा में लगाया, यहां से लग गया, क्या हो गया? सृष्टि। ऐसे ही लगा सकते हैं हम। कोई भी वर्ण आप उठाकर देख लीजिए, सबके साथ ऐसे ही प्रहार, जैसे प्रहार ही शब्द हो गया, या ग्रहण। अलग अलग वर्णों से भी उदाहरण देख लीजिए। यह नहीं रहे कि जो उदाहरण इसमें दिया गया है केवल आप उसी को जानिए या उससे जुड़े वर्ण से ही जानिए। ग्रहण हो गया। कोई भी आप अलग अलग शब्दों को लेकर आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। अगर आधा लिखना हुआ, अब इसे देखिए, इस वक्र, क्या लिखना हुआ? वक्र। इसमें भी ऐसे लगेगा, क्या शब्द बन जाएगा? बिहान। क्या शब्द बनेगा? बिहान। शब्द बना कि नहीं बना? जितने भी वर्ण हैं जो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं उनके साथ ऐसे लगेगा और इनमें वो वर्ण आधे रहेंगे, रा पूरा रहेगा। लेकिन अगर खड़ी पाई वाला वर्ण नहीं है तब कैसे लगेगा रा? अगर खड़ी पाई वाला वर्ण नहीं है, जो ये होते हैं जो नीचे गोल होते हैं, जैसे डा, टा, ठा, इन्हें गोल वर्ण कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है गोल वर्ण। कौन कौन से हो जाएंगे? खड़ी पाई वाले वर्ण और गोल वर्ण, दो अलग अलग हो जाएंगे। इनके साथ जब ये आधे हों, आधे गोल वर्ण हों, और इनके साथ जब पूरा रा लगाया जाता है तो ये ऐसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए टा है, आधा अगर लिखा गया तो इसके नीचे हलंत लग गया, हलचिन्ह, और जब रा लगा तो रा ऐसे हो गया, रा ऐसे हो गया। देखिए आगे उदाहरण में देखिए, जैसे टा, अगर अर्ध टा है, अर्ध स्वर है, इसमें वो लगा, बस ये स्वर रहित टा है और इसके साथ रा हम लगाए तो ऐसे हो गया, जैसे ट्रक,
राष्ट्र, राष्ट्र देख लीजिए, राष्ट्र में ये ऐसे लिखा है, ये टा आधा है, रा पूरा है। बहुत लोग नहीं जान पाते कि राष्ट्र में टा आधा है कि रा आधा है। ये गलतफहमी दूर कर लीजिए, भ्रम दूर कर लीजिए। इस राष्ट्र में टा आधा है, ये टा जो है ये आधा है, और इसमें जो लगा है ये रा, रा ये पूरा है, रा पूरा वर्ण है और टा आधा वर्ण है। नहीं तो लोग कहे टा में रा लगाओ, टा में ना रा नहीं लगता है। ऐसे टा में अगर रा लगा है तो जान लीजिए कि वहां टा आधा है, रा पूरा है। डा के साथ लिख लीजिए, ड्रम, डा के साथ भी लगा ड्रम, ऐसे लिखा जाएगा। ड्रग्स, इनमें जितने भी हैं इनमें सब में जो ये गोल वर्ण हैं ये आधे हैं और इनके साथ लगा रा पूरा है। और भी किसी भी आप उदाहरण में देख लीजिए, जैसे देखिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में क्या है, ट्रैक्टर में ये टा आधा है, रा इसके साथ पूरा है। ऐसे जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे गोल वर्ण के साथ, ऐसे जितने भी उदाहरण मिलेंगे उनमें वो गोल वर्ण आधे रहेंगे और रा पूरा रहेगा। और अगर खड़ी पाई के वर्ण हैं तो खड़ी पाई के वर्ण में वो खड़ी पाई वाला वर्ण आधा रहेगा और उसके साथ लगा रा पूरा रहेगा। रा आधा तभी लगेगा जब वो रेफ चिन्ह के रूप में लगेगा। किस चिन्ह के रूप में, रेफ चिन्ह के रूप में, और वो ऊपर को लगेगा, रा ऊपर को लगेगा। जैसे एक उदाहरण के साथ देख लेते हैं हम तीनों। जैसे अगर हम ऐसे लिखे तर्पण, अब तर्पण में क्या है, पा पूरा वर्ण है, पा क्या है, पूरा वर्ण, और रा आधा वर्ण, रा क्या है, आधा वर्ण। लेकिन अगर हम लिखे प्रकाश या प्रकार लिख दिए, चलिए प्रकार, प्रकार में पा क्या है, पा आधा वर्ण है, पा क्या है, पा आधा वर्ण, और रा, रा यहां पर पूरा वर्ण, रा क्या है, पूरा वर्ण। ऐसे ही जैसे हम अभी उदाहरण दिए थे, ट्रैक, ट्रैक में क्या है, ट्रैक में टा आधा, टा क्या है, टा आधा वर्ण है, और रा, रा पूरा वर्ण है। मुझे लगता है आज काफी लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, उनका अगर ये भ्रम रहा होगा तो ये दूर हो गया होगा कि खड़ी पाई वाले वर्ण या गोल वर्णों के साथ जो रा लगा हुआ होता है वह रा आधा नहीं होता, वह रा पूरा होता है, बल्कि वे वर्ण चाहे वो खड़ी पाई के हों चाहे गोल वर्ण हों वे आधे होते हैं। तो आज आपने देखा कि मात्राएं क्या हैं, उच्चारण के कालमान को मात्रा कहते हैं। मात्राएं स्वरों का प्रतिनिधि रूप होती हैं। मात्राओं की संख्या 10 है, स्वरों की संख्या 11 है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्राओं की संख्या 10 ही है। एक स्वर उसमें से हट गया, 11 में से एक निकल गया, 10 मात्राएं बची। अब हमने देखा कि वर्णों को आधा कैसे लिखा जाता है। जो वर्ण खड़ी पाई के पहले ही शुरू होकर पूर्ण हो जाते हैं उन्हें जब हम आधा लिखते हैं तो खड़ी पाई हटा देते हैं और जो खड़ी पाई के पहले वाला भाग रहता है उसको लिख लेते हैं। जो वर्ण खड़ी पाई को पार कर जाते हैं, ऐसे केवल 2 ही वर्ण हैं, का और फा। पूरी वर्णमाला में केवल यही 2 वर्ण हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। इनको जब हम आधा लिखते हैं तो खड़ी पाई के पार वाला आधा भाग हटा देते हैं, जो नीचे आने वाला भाग रहता है उसको हम हटा देते हैं। जैसे का को आधा लिखना हुआ तो इस वाले हिस्से को, जो ये हिस्सा है जो नीचे आ रहा है, इसको हम हटा देंगे, केवल इतना भाग रह जाएगा। ये केवल हमारा इतना भाग रह जाएगा। फा जब लिखना हुआ, फा को हम आधा ऐसे केवल ऐसे लिख देंगे। फिर अगर रा को छोड़ दिया जाए, जो और गोल वर्ण हैं उनको अगर हमें आधा लिखना हुआ तो हम उनके नीचे
हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जब रा को आधा लिखना हुआ तो हम वर्णों के ऊपर रेफ चिन्ह लगाएंगे और रा का आधा बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर अन्य वर्णों के साथ हमें रा को लिखना हुआ और अन्य वर्ण आधे हों, रा पूरा हो, तब अगर वो खड़ी पाई के वर्ण हैं तो क्या होगा, उनमें ऐसे निशान बनेगा। ये देखिए ऐसे बनेगा, वो खड़ी पाई के वर्ण आधे होंगे और रा पूरा होगा। और अगर खड़ी पाई की जगह गोल वर्ण हैं तो उनमें ऐसे बनता है लगभग निशान। इसमें क्या होता है, इसमें वो खड़ी पाई के गोल वर्ण है ना, तो गोल वर्ण क्या है, गोल वर्ण हैं, उनके नीचे आधा लिखने के लिए हलंत लगता है, हल का चिन्ह लगता है, और रा वाला इधर से चिन्ह लग गया तो दोनों तरफ से ऐसे बन गए। यही मैंने बताया। जैसे ये है उदाहरण राष्ट्र, राष्ट्र में क्या है, राष्ट्र में टा आधा है और रा क्या है, रा पूरा है। तो आज की कक्षा में हमने मात्राओं को जाना और ये जाना कि विभिन्न वर्णों को हम आधा कैसे लिखते हैं। अगली कक्षा में हम आप सबसे एक नए प्रकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोज देखने के लिए, हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट। हमारा टेलीग्राम चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वीडियोज आप इस पर भी पा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, आप उसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ साथ आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके साइन अप करके वहां भी आप हमारे वीडियोज को देख सकते हैं। इसके साथ साथ इससे जुड़े प्रश्नोत्तरी को भी वहां आप पा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की क्लास यहीं विराम करता हूं। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ, एक नए प्रकरण के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। अरे गुरुजी।